रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पहुंचते ही सानिया सहवन शरीफ के शहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी की बजाय सीधे डॉक्टर आसिम के पास जा पहुंचे। डॉक्टर आसिम ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायतों के अंबार भी लगा दिए। रेंजर्स का पंजाब में भी अब दहशतगर्दों के कहा जा रहा है कि खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला हो चुका, मगर रेंजर्स को कराची ऑपरेशन जैसे इख्तियारात पंजाब में मुयस्सर नहीं होंगे। वो कौन से इख्तियारात हैं जो रेंजर्स को कराची में तो हासिल हैं मगर पंजाब में हासिल ना हो सकेंगे? रेंजर्स पंजाब में मेहरबान होगी जबकि सिंध में इस कदर बेरहम आखिर क्यों है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पैनामा केस की बात करेंगे जिसमें शरीफ खानदान के लिए एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने के लिए जा रहा है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ, उनका खानदान, सबसे बढ़कर चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी और इसाक डार इंतहाई अहम सवाल जो जजेस की जानिब से उठाए जाएंगे उनका सामना करेंगे। जिस मामले को 2014 से दबाने की कोशिश चेयरमैन नैब करते रहे हैं, कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में वो खुलने जा रहा है। कल क्या होगा? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस की बात करेंगे जिसका पुलिस कांस्टेबल दीन मोहम्मद ने पोल खोल डाला। वज़ीर आला पंजाब की तमाम पॉलिसीज अपनों को नवाजने के लिए होती हैं। पुलिस एहलकार दीन मोहम्मद फट पड़ा। 7 माह से तनख्वाह ना मिलने पर दुहाई देने के खिलाफ 5 दिन में उसी के खिलाफ कई संगीन मुकदमात और इल्जामात लगे। सिविल जज बहावलपुर गुलाम मुस्तफा यजदानी की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया। दीन मोहम्मद की जमानत मंजूर करते हुए 3 रोज में उनकी तनख्वाह जारी करने का हुक्म दिया गया। क्या पंजाब भर में कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं बचा जो अपने मजलूम पेटी बंद भाई का साथ दे सकता? इस वक्त क्लासेस आप सबसे पहले कराची की बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी, जैसा कि आप भी जानते आ चुके हैं, वक्त की जरूरत थी कि सानिया सेवन के शहदा के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी करते। ये वक्त की जरूरत थी मगर वो तो सीधे डॉक्टर आसिम के पास जा पहुंचे। अभी तक तो मेरा ख्याल कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर कोई आई हो तो हमें करेक्ट कर दीजिएगा कि जरदारी साहब कोई उनके सेवन शरीफ के उनके जख्मियों से मिलने की उन्होंने कोशिश की हो। अच्छा, नहीं, ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं है। अगेन हो सकता है शायद कल परसों चले जाएं। मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा याद आ रही थी। उनके पास उन पे बड़े हम एतराज़ात भी करते थे, बहुत सारी चीज़ों पे थे। उनमें खूबियाँ भी बेपनाह थी। उनमें अपने अगेन वो कहते हैं हर इंसान की तरह फलास भी थे, हमारे में भी हैं। एक चीज़ ज़रा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ जरदारी साहब में और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में, जो आज आपको नज़र आएगा। ये बेसिकली दहशत ज़दा खौफज़दा आदमी है। ये जरदारी साहब हैं। इनके बारे में मशहूर भी था जब ऐवान सदर रहते थे तो इन्होंने मशहूर करवाया हुआ था कुछ कालम निगारों के ज़रिए हमें डराने के लिए। अच्छा। कि मैं रात को सोता हूँ तो पिस्तौल साथ रख के सोता हूँ, अगर कोई बगावत करेगा तो मेरे पास पिस्तौल होना चाहिए। कोई मिट्टी और सुहा अगर आपने पिस्तौल रख भी लिया, अगर कोई बगावत करने आया तो आपके उन्होंने उसे ठूठ हाथ से डरना थोड़ा है कि आपने पिस्तौल रखा। लेकिन एक इमेज बनाया हुआ था। मैं इसलिए ये आपको आपके इनमें ड्रा कर रहा हूँ जो थोड़ी सी इनमें ये फ़र्क है। बेनज़ीर भुट्टो साहब सहना कारसाज हुआ था 18 अक्टूबर 2007 को। 150 उसमें पीपल्स पार्टी का वर्कर बेचारा मारा गया। जैसे ये यहाँ पे कत्ल आम हुआ है वहाँ पे सेवन शरीफ में, इसी तरीके से हमने देखा सहना कारसाज में हुआ था और उसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो को सब ने कहा, सब ने रोका कि आपकी लाइफ को थ्रेट है। अगले दिन वो जख्मियों को पूछने के लिए हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। उन्होंने कहा अगर मैं आज इनको ना पूछने गई और ये हज़ारों की तादाद में लोग सिंध से, वहाँ पे साउथ से, पंजाब से, केपी के, बलोचिस्तान से आए हैं, तो ये लोग डिसाल्ट होंगे। ये कहेंगे कि हम तो मारे जाते हैं, हमारे बच्चे मारे जाएं तो खैर है, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो आज भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो अगले दिन गई हॉस्पिटल गई और उसके नेक्स्ट डे वो लड़काना भी गई थी ताकि लीडर की खूबियां हैं। हाँ, ताकि ये मैसेज ना जाए उनको टेररिस्ट को या किसी और एलिमेंट्स को कि मेरे ऊपर अटैक था। और बिल्कुल वो अगर नैरोली वो बेचारी बाद में जो कुछ हुआ वो भी उस पर एक नलायकी की एक और दास्तान है, किसी दिन के लिए फिर वो उठा रखते हैं कि 40 इन्होंने अपने वर्कर जो थे जरदारी साहब के जेल के साथ ही उनको उन्होंने जानिसार बना के पेश कर दिया था कि ये आपकी हिफाजत करेंगे। कोई प्रोफेशनल आपने काप्स नहीं रखे, प्रोफेशनल गार्ड्स नहीं रखे। वो खैर एक अलहदा चैप्टर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाम तो आप आए हैं सेवन शरीफ के कि हम सेवन शरीफ के इतना बड़ा वाक़या हुआ, सब पाकिस्तानी उस पर रो रहे हैं, सबका दिल उस पर दुखी हुआ है। आप जा पहुंचे हैं डॉक्टर आसिम हुसैन के उसमें पास जो अभी मुबैना क्रिमिनल हैं, बिल्कुल न जिन पे इन्हीं दहशत गर्दों का साथी होने के न इल्जामात रेंजर्स ने लगा के रखे हुए, जमानत में है उस पर। इसी के साथ उन पे नैब ने 460 अरब रुपए का उन पे करप्शन के केसेस बनाए हुए हैं। अब मुझे समझाएं, आज उन्होंने बैठ के कहीं पे वो किया, चेयर भी किया मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पे। ये कराची का लॉ एंड ऑर्डर कभी ठीक होगा कि अगर आपके मुल्क का एक्स प्रेसिडेंट और पीपल्स पार्टी का सरबराह वो सीधा एयरपोर्ट से उतरे
और जाके एक क्रिमिनल एक जो उनका फैसिलिटेटर जो है उसके पास जाए और वो आगे से इनको एक लंबी उनको फरिस्त दे दे जी मेरे साथ तो आपके अंदर मौजूदगी में आके बड़ी ज्यादतियां होती हैं। ये वो आपके मैसेजेस हैं जो रॉन्ग मैसेजेस आपके जा रहे हैं, आपकी पूरी सोसाइटी को जा रहे हैं, आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जा रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रेंजर्स की बात पे अभी आमिर साहब के पास बड़ा मटीरियल आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर और कराची रेंजर्स में जो एक नई यहाँ पे कोई इख्तियारात की कुछ चीज़ें सामने, आमिर साहब हैज़ द इनसाइड इन्फॉर्मेशन। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके रेंजर्स का अक्यूज जो है जिसको आपने पावर्स दी हैं, ये जहन में रखना चाहिए। बहुत सारे सिख माइंडेड बैठे होते हैं, वो फिर हमारे ऊपर पलने की कोशिश करेंगे, हजूर हमारे ऊपर ना पड़ें। ये रेंजर्स को पावर जो है आपकी सिंध असेंबली ने दी है, आपके चीफ मिनिस्टर ने दी है, आपके एमपीज ने दी है। अगर वो उन्हीं आपकी दी हुई पावर्स के तहत कुछ क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करते हैं, आप उनको सियासी कैदी बना देते हैं। अब रेंजर्स का कितना किसी सिपाही का जो अपनी जान पे रख के जाता है पकड़ने के लिए, उसमें कितनी मोटिवेशन बाकी रह जाएगी कि वो जाए अपनी जान के नजराने भी दे और क्रिमिनल लोगों को गिरफ्तार भी करे, अपने बच्चे भी यतीम करे, और ये जो मसरूफ है ये सियासी कैदी उसमें आके उसमें करते रहें। सो ये उनका जरदारी साहब का जो है, मैंने जैसे पहले कहा, वैसे तो बड़े बहादुर थे, लेकिन हमने देखा जैसे उनके हाथ चढ़ गए थे ये डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब के साथ। मिर्जा साहब ने भी इनको पूरा घुमाया और खूब घुमाया। उसके बाद मिर्जा साहब के भी चिरागों में रोशनी नहीं रही। जुल्फकार मिर्जा के पत्नी उनके साथ क्या लैंड देन, क्या डील हुई है, क्या तल्लुकात ठीक हुए, बुरे हुए, दोस्ती कैसे बहाल हुई है, किसी को पता नहीं है। सो जरदारी साहब जो है इस तरह के, और उनको भी दाद देनी चाहिए जो पुलिस वाले उनकी जेर निगरानी बैठे उस लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग में शरीक हैं। ये जरदारी साहब किस कैपेसिटी में बैठ सकते हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए? और किसी पुलिस अफसर में जुर्रत है जरदारी साहब से पूछे कि एक्सीलेंसी आप एयरपोर्ट से आते हैं सीधे डॉक्टर आसम हुसैन से मिलने कैसे जाते हैं? और डॉक्टर आसम हुसैन को आपने 6 महीने से जेल में या 1 साल हो गया, आपने जेल की बजाय उसको अपने मर्जी के हॉस्पिटल में रखा हुआ। उसके लिए उनको अदालतें भी उनको फेवर कर देती हैं कि नहीं जरूर जी आप वहां पे अपनी मर्जी के डॉक्टर आसम का इलाज पता किसको करना चाहिए था? जो इन्होंने यहाँ पे आके बोगस मेडिकल कॉलेजेस इनके दौर में इन्होंने अप्रूव किए थे, कोई वहां का ग्रेजुएट भेजते, वो इनको टीके लगाता। थोड़े से पता चलता कि दूसरे के बच्चों को जो आप टीके लगवाते हैं, जब अपनी बारी आती है कि अपनी बारी कहते नहीं मैं जियाउद्दीन हॉस्पिटल से करवाऊंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। नहीं से आप बाहर ना जाएं, जो आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाए थे उन्हीं से टीके लगवाए, उन्हीं ग्रेजुएट से, उन्हीं से जरा सहूलियात हासिल कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ रेंजर्स की बात करते हैं आमिर साहब। मतलब कहा जा रहा है कि अभी लोग यही कहते हैं कि कराची ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो बड़े बेरहम तरीके से वहां पे ऑपरेशन जारी है, तो पंजाब में इतनी मेहरबानी किस लिए होगी? क्या इख्तियारात में तजाद है? बात यह है कि हमारे जब सिंधी, पश्तून, बलोच, सराइकी तो नहीं, खैर वो पंजाब के अंदर ही उनको फंसा के रखा हुआ है। ये शिकवा जब करते हैं ना कि जनाब यहाँ 2-3 किस्म के पंजाब हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो पता चल जाता है कि ख़ास तौर पर जब आपकी यहाँ इस्लामाबाद में भी इनकी हुकूमत हो, पंजाब में भी हो, तो कहने के तो ये एक छोटा सा ड्राफ्ट है, ये हम शेयर कर रहे हैं, जरा देखिएगा कि रेंजर्स को पावर देने का ड्राफ्ट है। पता चल रहा है कि कितनी तकलीफ के साथ ये पावर्स दी जा रही हैं कि उस पर काटा गया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पहले कि जनाब पावर्स टू अरेस्ट, फिर वो जो है सर्च, फिर सर्च का अरेस्ट, फिर अरेस्ट को काट के सर्च। वो एक एक नुक्ते पे इतना ज़्यादा, पहले तो एक डिनायल रहता है कि नहीं जनाब, ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि पंजाब में हालात ख़राब हैं। वो पश्तून बेचारे मर गए रो के जनाब नर्सरियाँ आपने बनाई हैं, भुगत हम रहे हैं, तबाह बर्बाद, फाटा हो गया, केपी हो गया। कराची वाले रोते हैं कि यार जिसके मुंह पे, जिसके घर पे जो कोई जाना चाहे वो उठा करके चला जाता है। अपनी दफ़ा पहले तो डिनायल मानते ही नहीं है, ये समझते हैं कि मान लेना कि पंजाब में हालात ख़राब है, हालांकि सारे फैक्ट्स, अभी मैं मदरसों के देख रहा था फिगर्स, जुनूबी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इतने मदरसे नहीं हैं जितने जुनूबी पंजाब में पिछले 10-20 साल में खुले हैं, जाहिर है। और हर आदमी वहां से पता चल रहा है कि गुर्बत का लेवल सबसे ज्यादा, गुर्बत वहां पे है, सब कुछ है, नहीं मानते। अब ये पावर्स देनी पड़ रही हैं क्योंकि इतने धमाके हो गए हैं, तो मजबूरन ये अब देखिएगा फर्क क्या है, ये पंजाब के लिए क्या, लाहौर के लिए क्या कानून है और कराची के लिए। कराची में रेंजर्स जो ये इतने छापे मारते रहे हैं, जब उनके पास इंटेलिजेंस आई है उन्होंने छोड़ दे, क्या था कानून में नहीं था, डॉक्टर आसिम को उठा लिया, डॉक्टर आसिम को उठा लिया, उन्होंने फारूक सत्तार को उठा लिया गिरफ्तार करके बड़े बेइज्जती से। वो बाय द वे उनके मतलब इस वक्त सबसे बड़े एमक्यूएम दूसरे धड़े की पार्टी के इंचार्ज है, उनको उठा के घर से वो पकड़ के जो है वो लेके गया। और क्या क्या है यहाँ पे, क्या है
कि ये इस बात का तयन कि किस जगह पे रेंजर्स जाएगी, ये इंटेलिजेंस आएगी, इंफॉर्मेशन उसके बाद एपेक्स कमेटी यानी शहबाज शरीफ जिसको हेड करते हैं वो डिसाइड करेगी कि कहाँ पे जा सकती है रेंजर्स, कहाँ नहीं जा सकती। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे काफ़ी उम्मीद है जो इनके दोस्त होंगे या वाकिफ होंगे या एलाइज होंगे, मजहबी तंजीमों के काफ़ी सारे एलाइज है ना, वो जब तक घर जाके जगह बदल चुके होंगे मगर नहीं डिसाइड कर सकते। सही, अभी मुझे ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक पे आए, बाकी बताता हूँ, ये देख के पता लगता है कि 2-4 किस्म के पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपसे, एक ब्रेक लेंगे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इस पे तो बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आखिर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। रेंजर्स के इख्तियार से मुतालिक बात कर रहे थे, हम बता रहे थे कि पाकिस्तान में कितने 2-3 किस्म के जो पाकिस्तान है, कराची का पाकिस्तान और है और ये लाहौर का पाकिस्तान बता रहे हैं कि जब रेंजर्स की जुर्रत हुई है कि वो वहाँ पे आए हैं तो अब वहाँ पे तख्ते लाहौर उनके साथ क्या सलूक करेगा, ये वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि ये ड्राफ्ट बता रहा है कि जितनी इसके ऊपर वेटिंग हुई है, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं शायद कि काट के बनाया गया कि क्या देना क्या नहीं है। आपको देनी पड़ेगी, आपने ड्राफ्ट निकलवा लिया। ड्राफ्ट देखे ना, ड्राफ्ट में मजदार है साहब, द फोर्स shall act in areas strictly specified by the Apex Committee for purposes of intelligence based joint operation against proscribed organizations। उसको काट के गलत तंजीमों के खिलाफ होना था, उसको काट दिया उन्होंने कहा ना उधर ना जाना, उसकी जगह लिख दिया टेररिस्ट एंड देयर एफिलिएट्स। वैसे दहशतगर्द कर दें, गलत तंजीमों की तरफ नहीं जाना, उनका नाम नहीं लेना। विद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस, एक तो स्पेसिफिक उसी एरिया में जाना जहां हम कहेंगे और वो जहां पंजाब डिपार्टमेंट कहेगा पुलिस जाएगा, रेंजर्स को मतलब कब करने की कोशिश की गई है। दूसरा, the quantum of force to be deployed by the Punjab Rangers shall be determined by the Apex Committee after due assessment of the credible information justifying the intelligence based operations। कि एक तो कितनी जाएगी वहां पे फोर्स, ये भी एपेक्स कमेटी डिसाइड करेगी। ये ना टेक ओवर करना। कराची में रेंजर्स इस तरह वो समझते ना इसी बहाने खेमे के अंदर ऊंट घुस गया था तो वो निकल नहीं रहा, वो कह रहे हैं इतनी ज्यादा भी रेंजर्स ना आ जाए बॉर्डर से कि लाहौर को टेक ओवर कर लें। ये कराची तो नहीं है ना, ये तो लाहौर है। तो उन्होंने कहा ना इसका क्वांटम कि कितनी फोर्स जाएगी हम बताएंगे, और ये भी जब हम इंटेलिजेंस साहब की जो इंफॉर्मेशन आई है उसको असेस करेंगे कि वाया वो सही भी है गलत भी है, और जब तक मेरा नहीं ख्याल है कोई बचा होगा तो उड़ जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि इसके जो प्रेस रिलीज है, मीडिया को जो चीज़ बताई जाएगी वो भी होम डिपार्टमेंट बताएगा। कराची में जो प्रेस रिलीज आती है किसको कैसे पकड़ा, वो रेंजर से डायरेक्ट आ जाती है। ना तख्त लाहौर में ये नहीं हो सकता, यहाँ हम बताएंगे, हम इशू करेंगे स्टेटमेंट कि हमने किसका बताना है किसका नहीं बताना, और क्या इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें ये ना लगे कि पंजाब गवर्नमेंट कोई अंडरमाइन हो रही है या उनकी ताकत कम है या रेंजर्स को क्रेडिट चल जाए। सही। ये याद रहे कि रेंजर्स जब जा रहे थे ये ऑपरेशन लेने से पहले ये बहस थी कि जनाब अगर उनको लूला लंगड़ा भेजना है कटे हुए परों के साथ तो इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए नहीं हो पा रहा। तो पंजाब में मुझे नहीं पता कि रेंजर्स ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया है या फौज ने ये कटे हुए परों की तरह जाना कैसे एक्सेप्ट कर लिया है कराची में, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था। लास्टली इसमें मजेदार बात ऑफ कोर्स वो 60 दिन के बाद जो एक्सटेंशन जो कराची में तो इशू बन जाता जब एक्सटेंशन नहीं आती, यहाँ कोई इशू नहीं है कि वो हर 60 दिन बाद डिसाइड किया करेंगे। आखिरी बात उसमें मजेदार ये है कि मैं अभी आबिद शेर अली साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने कहा जनाब हम तो चाहते हैं पूरे पंजाब में रेंजर खास तौर पे फैसलाबाद में करें। अब इसका बैकग्राउंड सबको याद है कि इनके वालिद साहब शेर अली साहब ने वो बताया हुआ है कि जुल्मों की दास्तान जो कि राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बर्पा की हुई है, और उन बंदों के भी नाम लिए हैं जिनको इनको मारने के वो किए हुए थे। तो फैसलाबाद के अंदर पंजाब के अंदर भी लोग हैं एक दूसरे से बचने के लिए राना सनाउल्लाह से वो दुआ कर रहे हैं कि रेंजर्स आए। सो ये एक बड़ा मजेदार जो आपने ड्राफ्ट शेयर किया है क्लासेस साहब, जिस तरफ ना जाने के सवाल आए वहीं पर तो जाना चाहते हैं, और आखिर क्या तमाम मसाइल का हल हमने रेंजर्स को सोच लिया? यही बड़ा अहम सवाल इस पे आता हूँ मैं ज़रा। जो बात
आमिर कह रहे हैं ना, वो बड़ी अहम है फैसलाबाद के हवाले से। अगर आपको याद हो, इनके यूसुफ गिलानी के बेटे जो अगवा हुए थे, उनको भी फैसलाबाद रखा गया था 1.5 महीने से। बिल्कुल हाँ, मुल्तान से लाकर फैसलाबाद रखा गया। इसके बहर उनको बहर, इससे पता चलता है कि पेनिट्रेशन बड़ी खौफनाक किस्म की है वहाँ पे। और जिस तरह के उन्होंने, बल्कि आपको याद होगा वहाँ पे एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर थे इस फैसलाबाद में, तो उनका ताजिक, पूरा नाम मुझे नहीं याद, ताजिक उनके नाम के साथ आता है वो। अगेन वेरी ब्रेव ये पुलिस ऑफिसर, आजकल मेरा ख्याल है सिहाला अकेडमी को वो हेड कर रहे हैं। अच्छे अफसरान हमेशा अकेडमी में जाते हैं। ये मैं उस पे आता हूँ, उसी सवाल पे जो बात कह रहे हैं कि क्या हमें रेंजर्स की जरूरत है या इनका ये एक तरह का मेकअप की जरूरत है जो आपके सियासतदान हमारे साथ खेल रहे हैं। तो वो भी फैसलाबाद में उन्होंने बड़ी फेयर वहां पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी ताजिक साहब ने, जिस वजह से उनको वहां से उठा के उन्होंने यहाँ कहा कि उस पर खुडे लाइन लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब ये ड्रामेबाजी बड़ी करते हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे अफसर ला रहे हैं, कोई अच्छे अफसर नहीं ला रहे। जो अच्छा अफसर शारक कमाल सदीकी की तरह, नेकोकारा की तरह, या ताजिक साहब की तरह, या और कुछ आफ्ताब चीमे की तरह, 2-4 लोग ही है ना, वो थोड़ा सा भी उसमें खड़े होने की कोशिश करते हैं डिग्निटी ऑनर के साथ। आप उठा के उनको खुडे लाइन के जाए जनाब, आप वहां पे उसमें अकेडमी में बैठे और वहां पे बच्चों को पढ़ाएं, आपकी फील्ड में हमें जरूरत नहीं है। सो फैसलाबाद एक बहुत बड़ा एक वो है, और इसलिए मेरा ख्याल है जो आबिद शेर अली साहब बात कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब पे तो बड़े शदीद किस्म के वहां पे इल्जामात लगते रहे। अब देखते हैं कि वहां पे अगर अच्छा उसमें जो एपेक्स कमेटी होगी जो आमिर बता रहे हैं, उसमें तो डेफिनेटली लॉ मिनिस्टर बैठेगा। अभी उसकी फॉर्मेशन मैंने देखी नहीं है। अच्छा, लॉ मिनिस्टर नहीं भी बैठ रहा था, शहबाज शरीफ साहब बैठ रहे हैं। अगर फैसलाबाद से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कि फलां फलां जगहों पे ये टेररिस्ट हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लोग हैं, और जो माजी में इल्जामात लगते रहे इन्हीं की अपनी पार्टी के सियासतदानों के, तो बात जो आमिर कह रहे हैं रेंजर्स पहले क्या करेंगे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में। अब आपको बताऊं पाकिस्तान के जकूटा जिन क्या, अगर जकूटा जिन इसमें कैसे शामिल होंगे, क्या होता है? अब रेंजर्स इनको इन्फॉर्मेशन देगी जी हम फलां जगह पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो एक लेटर की शक्ल में जाएगी आपके, उसके पास एक सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी, या आपके GOR1 में जो इनका सेक्रेटरी अंदर मीटिंग से टेलीफोन कॉल जाएगी लुधियानवी साहब को, या जो भी कोई हुआ कि जनाब ये होने जा रहा है। सो अब जितनी देर उसमें लगनी है, फिर उसके बाद मीटिंग कॉल होगी, सबको बुलाया जाएगा, और इनके पास अगर डेली इंफॉर्मेशन है, दिन में 3, 4, 5 इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, तो आप दिन में 3-4 दफा बैठ के उस पर मीटिंग करेंगे कि जनाब इस पर मीटिंग करते हैं, सोचते हैं इजाजत देनी या नहीं देनी। ये फ्रॉड है, ये फसाड है सारा। अगर आपने, और रेंजर्स को ये पावर लेनी ही नहीं चाहिए थी, मेरा ख्याल है ये एक बोगस प्लान है। जस्ट जो तनकीद आ रही थी उस पे रेंजर्स पे आ रही थी, एस्टेब्लिशमेंट पे आ रही थी कि कराची और सिंध में तो आपने बड़ी वहां पे अपनी आके मर्जी का ऑपरेशन कर लिया तरीके से, तो आप पंजाब में क्यों नहीं जाते? जो ये ड्राफ्ट आमिर पढ़ रहे हैं, अगर इस ड्राफ्ट के तहत पावर्स मिल रही हैं, ये तो पुलिस से भी इनकी गई गुजरी पावर्स है सर, ये तो लेनी नहीं चाहिए थी। नहीं लेनी चाहिए, उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ। पुलिस के पास ज्यादा पावर है, पुलिस भी जा सकती है, पुलिस एक्ट कर सकती है, वो जा सकती है। अब रेंजर्स वाले पहले बैठेंगे, एक जकूटा जिन को फोन करेंगे, एक सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को, हजूर हमें चीफ मिनिस्टर से बात करवाएं। चीफ मिनिस्टर के 5 घरों में ढूंढेंगे किस घर में है, फिर उसके बाद वो एक पूरी वो गार्ड लगवाई जाएगी, लाहौर जाग जाएगा, वो आएंगे, बाकी लोग आएंगे, फिर मीटिंग होगी। जब तक ये सब होगा, तब तक मुल्जमान वहीं बैठे रहेंगे। नहीं, जब तक वो क्या कहते परिंदा जो है ना उड़ जाएगा। ये सारा उड़ने वाले प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि रेंजर्स को इसमें पढ़ना चाहिए, इनको टोटली इनकार करना चाहिए। ये कोई पावर्स नहीं है, इससे ज्यादा पुलिस के पास पावर्स है, इसके पास ज्यादा जो बेचारा हवालदार जो फिर रहा होता है ना, उसके पास भी डीजी रेंजर साहब से ये ज्यादा पावर है। मैं बात हूं जो आपका सवाल है कि क्या रेंजर्स आपके मुस्तकिल इस मसले का हल है? आपके पास जो यहाँ पे आपने हजारों की तादाद में पुलिस के लोग रखे हुए हैं, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रखे हुए हैं। हर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हजाबर किस्म का DPO बिठाया हुआ है, आपने RPO बिठाए हुए हैं, आगे आपने फोर्सेज रखी हुई हैं। वो किस काम के थे, किस काम का मर्ज थी? और कराची में इसने पुलिस ने डिलीवर किया हुआ है, आपको याद हो शोएब सटल के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर इन्होंने ऑपरेशन किए, कराची को ठीक करके दिया हुआ है। अल्टीमेटली आपकी रेंजर्स नहीं डिलीवर कर सकेगी, मैं आपको भी कह रहा हूं, पुलिस आपकी डिलीवर कर सकती है। आपके एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को या रेंजर्स को अगर इनका जोर चलता है शरीफ खानदान पे, सियासतदानों पे, आप पुलिस की जान छुड़वाएं, डीपोलिटिसाइज करवाएं। आप पुलिस को पावर्स उनके पास मौजूद हैं कि पुलिस वाले भी थोड़ी सी इज्जत, गैरत, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाएं और गलत आर्डर मानने से इनकार करें, जो फिर नौकरी से जाएं।
क्यों नौकरी से जाएंगे? क्लास साहब ऐसा ही होता है, है। ऐसे नहीं होता, ये गलत हमने यहाँ पे एक नैरेटिव दे दिया कि नौकरी से जाएंगे। ओएसडी बनते हैं आप, ओएसडी पे आपको नेकूकारा चले भी जाते हैं कुछ बेचारे। सर एक चीज देखें, एक दिन साहब ने चले जाना है आमिर, इन लोगों ने भी चले जाना है। अल्टीमेटली आपकी रिस्पेक्ट होती है जो आपके पास जिंदा रहती होती है। आज हम बैठे नेकोकारा का नाम लेते हैं ना, तारिक खोसे का लेते हैं ना नाम हम यहाँ पे, आपके आफ्ताब चीमे का, शारे कमाल सदीकी का, इनको हम जाती तौर पे कोई नहीं जानते ना, हमारे दोस्त हैं कि हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इज्जत करते हैं ना इन लोगों की, इसलिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है। और नेकोकारा को भूखा नहीं मार रहे इन लोगों से, तमाम डीपीओ से ज्यादा ऑनर और डिग्निटी के साथ मोहम्मद अली नेकोकारा आके किसी को बताएगा, बच्चे को भी बताएगा ना, या उसके बच्चे उस मार्केट स्कूल में जाएंगे कि हम नेकोकारा को बेटे हैं, तो 4 लोग मेरा ख्याल इज्जत के साथ उसके बच्चों को भी एड्रेस, एटलीस्ट आई विल डू दैट, कि मुझे पता चलेगा कि नेकोकारा का बेटे, मैं खड़ा हो जाऊंगा उनके लिए कि अगेन योर फादर इज वेरी ऑनरेबल मैन। कोई थोड़ा सा रोल मॉडल पैदा होने दें सोसाइटी में। आप पुलिस के जरिए ये काम कर सकते हैं। आईजी के काम देखें, 4 लाख रुपए अपनी तनख्वाह बढ़वा लिए, अपने लिए मरात ले लिए। अभी हम आएंगे कि जो भावलपुर में उन्होंने उसके साथ क्या किया है। सो पुलिस जितनी हद तक नीचे गिर सकती थी, इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ पुलिस, कि जहां जहां रेंजर्स आ रही है, ये पुलिस की नाकामी है, ये पुलिस के अफसरान की नाकामी है, उनके डीपीओस की है, उनके आप कैसे आरपीओस की है, उसके वहां का जो आपके आपका आईजी है, ये उनकी नाकामीज हैं। उनसे सवालों जवाब होने चाहिए। आप हमसे तनख्वाहें ले रहे हैं, टैक्सेस के ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी रेंजर वहां पे जा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे? फिर आपका क्या काम? फिर बंद करें, या रेंजर्स को रख लें आप उसमें सूबे में, या पुलिस को रख लें। आप हमारे ऊपर डबल ट्रिपल आप हमसे सैलरीज पार्क से प्रिविलेज लेते जा रहे हैं। ये कोई मेरा ख्याल है कोई उस पर नहीं है। उसका रेंजर्स का ऑप्शन जो है, इसका मतलब यह है कि पुलिस आपकी खत्म हो चुकी है, डल हो चुकी है, इंपोर्टेंट हो चुकी है। उसको खड़े करने का ये है कि उसे गैर सियासी किया जाए, उन्हें होना चाहिए। अब हम बैठे हैं, अगर मीडिया के लोग सपोजली, हमने कुछ जाके दरखास्तें नहीं की थी इनकी हुकूमतों के कि हमें आप आज़ाद करें। ये जजेस बैठे, जुडिशरी ने कुछ दरखास्तें नहीं की थी कि आप हमें आज़ाद करें। जुडिशरी ने तो सफ़र किया आज़ादी लेने के लिए। ये 1.5 महीने सारे जजेस अपने घर पे बांध रहे हैं, नजर बांध रहे हैं। जनरल जिया के दौर में बाद में आके सहाफी ने कोड़े खाए हैं, जेलों में गए। आमिर मतीन साहब जैसे लोग 1.5, 2 साल ये जॉबलेस रहे हैं। शहीन सबाई जैसे बंदे हों, नुसरत जवेद जैसे बंदे हों, एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने स्टैंड लिया। निसार उस्मानी साहब जैसे लोग थे, बरना साहब जैसे लोग थे। कोई आज़ादी नहीं देता होता। पुलिस ने अगर आज़ादी लेनी है, इन्हें थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस देने होंगे। ये ड्रामे मत करेंगे, हमारी इनकी कोई नौकरी नहीं जाती। अब शारे कमाल सदीकी को तनख्वाह मिल रही है, ये ध्यान में रखें। अगर आप ओएसडी बन जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं आपको मैक्सिमम। और लास्टली उस पर आज़ाद जो मीडिया है और अदालतें, इन्हें ऐसे अफसरान के साथ खड़ा होना चाहिए जो लोग स्टैंड लेते हैं और इस तरह के पॉलिटिकल दबाव को या करप्ट एलीट को डिफाई करते हैं। ये हमारा काम है, ये अदालतों का काम है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि वो मामला जिसे 2014 से चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी दबाए बैठे थे, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कल क्या होने वाला है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पुलिस एहलकारों से मुतालिक बात हो रही थी। क्लास साहब, एक तो ताजिक साहब की आप बात कर रहे थे, सुहेल ताजिक उनका नाम है, दूसरा मजीद कुछ ऐड करना चाह रहे थे। उनका पूरा नाम है, वो वहाँ पे सीपीओ थे फैसलाबाद, वेरी ऑनरेबल ऑफिसर, बड़ी इज्जत है उनके। सुहेल हबीब ताजिक, मुझे किसी ने भेजा भी है उनका नाम करेक्शन के लिए। आपने कहा ना कि बाद लोगों को रिस्क लेने पड़ते हैं। मैं उनकी बुक पढ़ा था, उनकी कुलदीप नैयर की बुक है बियॉन्ड द लाइन्स। उसमें एक वाक़या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जब उसके बाद इंडिया में वहाँ पे इलेक्शन हुए इमरजेंसी के बाद, और इंदिरा गांधी का उनका जो हल्का तालाबाद था, तो इंदिरा गांधी हार रही थी इलेक्शन। ये बहुत बड़ी बात थी कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार रही है। जो डिप्टी कमिश्नर था वहाँ का, उस पर दबाव पड़ गए हैं कि आप इनका इलेक्शन इनका आके अनाउंस मत करें, इसका इंदिरा गांधी का। उस पर डिप्टी कमिश्नर को दबाव डाला पूरी की पूरी उन्होंने आगे एडमिनिस्ट्रेशन है कि इंदिरा गांधी का हारने का इलेक्शन ये कोई आम खबर नहीं है। वो जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था, वहाँ से उठा, घर गया और अपनी बीवी से उसने पूछा। उसको कहता है कि भले लोग के मेरे ऊपर यहाँ से ये दबाव है कि मैं इसका इंदिरा गांधी की जो हार है ना, इसको अनाउंस मत करूं, मैं रात को कर लूं, अभी नहीं करना, बड़ा इसका बुरा इंपैक्ट आएगा। तो तुम क्या कहती हो? वो लिखते हैं उसमें, कुलदीप नैयर साहब अपनी ये बुक में कहते हैं, वो उस वक्त न बैठी कपड़े धो रही थी, बर्तन वगैरह, वहाँ तो ऐसे सिस्टम है। उसने कहा जनाब कि इससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं यही कपड़े यहाँ पे जो धो रही हूँ, मैं लोगों के घरों में मजदूरी कर लूंगी, कपड़े धो लूंगी। अपने हस्बैंड को कह रही है, बीवी, डिप्टी कमिश्नर की बीवी कह रही है, हाँ तुम जाओ, जो तुम्हारा ज़मीर कहता है, इंसाफ कहता है, वही करो, कर गुजरो। और वो वापस गया। उसने तमाम तर दबाव के बावजूद उस
डिप्टी कमिश्नर ने अनाउंस किया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई हैं। ये करेक्टर की बात होती है, ये थोड़ा सा आपको डिफाई करना पड़ता होता है। ये हमें मत ये सुनाया करें नैरेटिव जो आता है, नौकरी से चले जाएंगे, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, प्रमोशन नहीं होगी। फिर सोसाइटी बचाने के लिए आपको अपने ऊपर पड़ी हुई जिम्मेदारी को लिव अप करना पड़ता है, और वही कुछ और डिप्टी कमिश्नर ने किया। उसकी बीवी ने एक अल्फाज है, उसकी किताब पढ़ लें उसकी, उनके नियार साहब की, उसने मुझे लोगों के कपड़े धोने पड़े ना, घरों के मैं धो लूंगी, तुम जाओ किसी के दबाव में आओ बगैर, तुम उसकी इंदिरा गांधी के आके अनाउंस करो। उसने किया। यही बात है ना क्लास, सोसाइटी बचाने के लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। जब सोसाइटी की बात के पैनामा केस के आमिर साहब हम बात करते हैं, कल कहा जा रहा बड़ा अहम दिन है, चेयरमैन नैब जाती हैसियत में पेश होने जा रहे हैं, कल होने क्या जा रहा है, आप तो कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ना सिर्फ के चेयरमैन नैब को बुलाया जा रहा है, उनको ये भी कहा गया है बड़े सख्त अल्फाज में कि सारा रिकॉर्ड लेके आइएगा, और आया क्या वो मुल्क में हैं, पूरी तैयारी के साथ मुश्किल तरीन दिन, और साथ में FBI चेयरमैन साहब को भी बुलाया गया है। सही। अब मेरा ख्याल है ये एक टर्निंग पॉइंट है। कल का दिन जो है इस सारे पैनामा केस का, 2-4 चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कल जो देखी जाएंगी। एक तो ये कि पहले ही जो है अदालत जो है इसहाक डार साल का हल्फिया बयान और जो है रहमान मलिक साहब की जो रिपोर्ट है वो उसको सबूत के तौर पे एक्सेप्ट करके केस का हिस्सा बना चुके हैं। सही। अब ये सारा कल नया पूरा एक जो है ना पेंडोरास बॉक्स जो है ना कल खुलने जा रहा है कि ये बार बार जो ये कहा जा रहा था कि जनाब ये तो देखे ना अपील का कोर्ट है, यहाँ पे ट्रायल नहीं हो सकता, तफ्तीश नहीं हो सकती, तो ये बनी बनाई जो है ना 2 रेफरेंस पेश हो जाएंगे, जिसके बाद मोस्ट इस बात का काफ़ी इम्कान है कि वो सारा कुछ पढ़ा जाएगा अदालत में। अभी लोगों ने सुना नहीं है, हल्का हल्का प्रोग्रामों में लिमिटेड टाइम होता है, जब आराम से पूरा केस पढ़ा जाएगा, इसमें तमाम बैंक अकाउंट्स हैं, इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं, किस तारीख को चेक हैं, किसको क्या कुछ पेश किया गया, सारा उनका हल्फिया बयान पढ़ा जाएगा। उसके साथ पता नहीं और क्या नई चीज़ें खुलेंगी। दूसरा इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक सारी नून लीग की कोशिश ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को इस शतरंज के खेल में बादशाह को बचा के रखें। तो इन दोनों केसेस में रेफरेंसेस में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम मौजूद है, बल्कि यहाँ तक कि उनकी वालदा का नाम भी मौजूद है, उनके वालिद साहब का नाम मौजूद है, मगर वो क्योंकि अभी इंतकाल कर चुके हैं, मगर वालदा का भी नाम है, फिर मरियम बीबी का भी है, शहबाज शरीफ साहब अभी तक बच रहे थे, वो भी आ जाते हैं। वालदा का थोड़ा सा इमोशनली भी एक डिफ़िकल्ट आएगा। एक हमारे जैसे मुआशरों में अखलाकी तौर पे पहले ही बड़ी लोग बात करते हैं कि यार एक आपके वालिद जब इंतकाल कर गए हैं तो सारा उन पे मलबा डाल देना अखलाकी तौर पे कोई अच्छा जवाब नहीं है। लोग ऐसे पे हुकूमतें छोड़ते हैं, दौलत छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इनका जो एक तासुर था कि ये बहुत ज़्यादा और किस्म की फैमिली है जो इन वैल्यूज़ को बड़ा वैल्यू करती है, तो वो थोड़ा सा ना उसको उस इमेज को धचका लगा है। तो इसके अंदर दोबारा जब खानदान के सारे ही अफराद तकरीबन जो है ना इसके अंदर बाय नेम्ड हैं, 2 रेफरेंसेस हैं, एक 2005वें महीने का, एक 7वें महीने का, तो एक तो सारे के सारे नामजद होकर डायरेक्टली लिंक्ड हो जाते हैं। दूसरा इसके अंदर अदालत पे ये तनकीद जो बार बार वकील कर रहे थे कि जनाब 184(3) के तहत आर्टिकल इनकी आपके बड़े महदूद इख्तियारात हैं, आप सुन नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो इसके ज़रिए जो इमरान खान साहब की जो मौक़िफ़ है कि जनाब आपको इसलिए सुनना पड़ा, अदालत ने भी जो अपनाया कि इदारे मफलूज हो चुके हैं, किसी या तो FIA ने, नैब ने, FBR ने अपना काम कर लिया होता तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कल इस चीज़ का इम्तिहान होगा कि पाकिस्तान में इदारे कितने मफलूद हो चुके हैं, रिग्ड हो चुके हैं, और अपना ये काम अगर ना किया होता तो ये केस हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जनाब वो नैब से छुटे हुए हैं, वहाँ तफ्तीश हो चुकी है, FIA ने कर लिया है, तो हम जो इतना शोर मचाते हैं हमारा कोई जाती नहीं है, हम इनके बड़े माजी के अंदर जब ये मुश्किलात रही हैं हम इनके बड़े खैर खा रहे हुए हैं। पर अभी तो वो ये PTI का केस नहीं है, ये हमारा केस भी है, हम भी चाहते हैं। कल अदालत के हाथ मजबूत होते हैं जब ये साबित होगा कि जनाब नैब चेयरमैन से सबसे पहले पूछा जाएगा। याद रहे कि अदालत पहले कह चुकी है नैब के मुतालिक कि जो अपील थी हुदैबिया केस के अंदर, उसके अंदर जो है इन्होंने नैब ने अपील दायर करनी थी, उसको बड़े मशकूक हालात में हाई कोर्ट ने फारिग किया था। और फारिग भी जो याद रहे कि उसके अंदर जो 1-2 जजों में से एक जज थे वो खुद पैनमा के अंदर उनका नाम है जो है,
उसके बाद इनको अपील करनी थी जो कि इन्होंने नहीं की। और उसके बाद नायब चीफ जो है कमर जमान चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा क्यों नहीं की? उन्होंने कहा जी मैं प्रोसिक्यूटर जनरल साहब से अपने पूछा था, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था, वो है। अब ये अदालत कल पूछेगी उनसे। याद रहे कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो है ना वकार डार साहब, इन पे माजी में पहले भी ये एक हार्स स्टील केस के अंदर जो है इस तरह के केस में अपील ना करने का एक केस नैब के अंदर हुआ जो कि दबा लिया गया। इंक्वायरी हो चुकी हुई है कि इन्होंने पढ़ा रहा टेबल पे, उनका हो मैं तो भूल गया था। तो ये इनका ये पैटर्न रहा है माजी का। उस उसूली तौर पे इनको प्रोसिक्यूटर जनरल लग ही नहीं सकते थे। इनके पिछले जो प्रोसिक्यूटर जनरल लगे हैं के आगा साहब इन पे यही केस बना के गए थे। कमर जमान चौधरी साहब पे ये इल्जाम भी है कि इन्होंने इनको बचाया और फिर ये एक तरीका है वारदात। और क्लास साहब के बाद एक पूरी लिस्ट है प्ली बार्गेन के किन किन बड़े लोगों के कितने लोगों की इन्होंने। ये तो एक केस आया ना मुश्ताक रईसानी का, तो मुश्ताक रईसानी के जो और 100,000 केसेस हैं वो ये बाद में बताएंगे। अभी ब्रेक ना ले लें, ब्रेक ले लें मैं बस। ठीक है, अभी एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जो मुश्किलात कल कहा जा रहा है, सवालात भी बड़े अहम होंगे, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन क्लासा साहब के पास प्री बार्गेन करने वालों की जो लिस्ट मौजूद है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जी आमिर साहब। जी वैसे तो कमर जमान चौधरी साहब नायब चीफ साहब जो है ना उनके कोई दर्जन के करीब सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कल इनका सबसे मुश्किल इम्तिहान है क्योंकि अदालत कुछ भी फैसला दे सकती है। कल इनकी नौकरी भी जा सकती है और भी बड़ा कुछ हो सकता है। मैं नौकरी भी जा सकती है क्योंकि अदालत ये ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुकी हुई है। वो कह चुके हैं कि जनाब ये जो बड़े ही मशकूक अंदाज में ये अपील नहीं गई, अगर ये साबित वहां पे हो गया कि इसके पीछे कुछ और डिजाइन थे तो फिर जो है अदालत कुछ भी कह सकती है वहां पे। याद रहे कि इस वक्त जो है एक थोड़ा सा लेवरेज जो है फेडरल गवर्नमेंट का उनके ऊपर है कि उन्होंने ये जो फैसले करते हैं वहां पे हम कहते रहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है रिग्ड, उसकी एक जो है केस जो है वो मुस्लिम हानी साहब सुन रहे हैं। और वहां पे उन्होंने आज मेरी खबर है, ये मैं इतला दे दूं खबर, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है उन्होंने रिपोर्ट बना के हानी साहब को भेजनी थी कि जनाब ये तकर्रियां प्रमोशनें जो करते रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उन्होंने आज 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया, रोक लिया है। अच्छा। उस नतीजे के ऊपर इनकी वैसे ही छुट्टी हो सकती है, तो लिहाजा वो एक तरफ से तो इधर अदालत को फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो एक किस्म की फेडरल गवर्नमेंट की ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में है कि उनके खिलाफ वो रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने भेजनी है। उसकी आज 2 हफ्ते की वो इंतजार कर रहे हैं कि या तो हानी साहब रिटायर हो जाएं या कम से कम अभी लटकाई रखो उसको जो है। तो वो है फाइनली एफबीआर के चेयरमैन से भी मेरा ख्याल कल इस बात का इम्कान है, पूछा जा सकता है कि जनाब ये आप बताएं आपने क्या किया है। अभी ये इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि ये 20-25 साल तक इसके ऊपर जो कतरी पैसा है खुद इकरार कर चुके हैं, उस पर टैक्स नहीं था। तो उसकी रोशनी में उनके अपने इकरारनामे के उसमें एफबीआर ने क्या किया है और अलावा पैनामा में क्या किया है, तो ये कल जो है बड़ा ही मैं समझता हूँ क्रूशल डे है, बड़ा अहम और मुश्किल तरीन दिन है। अभी वैसे क्लासेस आप इत्तेफाक करेंगे, आमिर साहब ने बड़ा जोर दिया है कि चेयरमैन नैब की नौकरी जा सकती है, आप मानते हैं कि वो क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जी हमने अपनी पिटीशन में डाला हुआ है कि आप इनके एफआईए और ये नैब के चेयरमैन के खिलाफ भी अदालत जो है एक्ट करे, एक्शन ले, कार्रवाई करे, डिसमिस करे, उनकी पिटीशन है और अदालत ये दे सकती है। गिलानी साहब के साथ ही तो ऐसे हुआ था, जो पहला फैसला आया था उसमें तो पनिश किया गया था ना उनको वहां पे बाकायदा तौर पे। हमने देखा हुआ है कि आपने अपना पूरा काम जो है पूरा नहीं किया। सो अदालत के पावर्स नहीं है। तो मुझे उनका अख्तर बुलंद राना साहब जो एक्स हमारे वो रहे हैं यहाँ पे एडिटर जनरल पाकिस्तान, उनका मुझे मैसेज था कि आर्टिकल उन्होंने हवाला दिया 209, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद भी इस पे एक्शन ले सकती है। वो तो फिर ऐसी समरी चीज हो जाएगी ना, अगर अदालत यहीं से कर सकती है, अदालत कर सकती है, जितनी नाअहलियात गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अदालत के पास बहुत इख्तियारात हैं, होने भी चाहिए। यहाँ वजीर आजम तक फांसियां लग जाते हैं, वजीर आजम डिसमिस हो जाते हैं। कमर जमान चौधरी साहब क्या भेजते हैं, वो किस
भाव पे यहाँ चेयरमैनी बिक रही है, यहाँ वजीर आजम फांसी लाग गया अदालतों के हुक्म पे, डिसमिस हो गए गिलानी साहब की तरफ। ये बहुत सारी चीजें, चेयरमैन नैब क्या चीज है, अदालत का पावर्स है। तो लिहाजा ये उनका है, अदालत इनको क्यों इन्होंने जो उसमें इरेगुलरिटीज आ रही हैं, जो अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से इन्होंने नहीं दी, जिस पे अदालत ने कई दफा ये चीजें पॉइंट आउट की हैं, बल्कि यहाँ तक कहा है कि इनको ले जाए वहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये भी मुमकिन है खुद भी एक्शन ले ले इनके खिलाफ, और अगर ना लिया तो वो हो सकता है उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खुद ये बेंच भेज दे कि इनको बुला के इनको डिसमिस फरमाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक चीज जरा सुन लें आमिर साहब के इन्होंने चेयरमैन साहब ने कितना डैमेज किया हमारी यहाँ पे जो आपकी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव से नो टू करप्शन के जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहे थे। टोटल आमिर साहब अब तक 2002 से लेके 2016 तक 14 सालों में यहाँ पे 1872 लोगों को प्ली बारगेन पे रिहा किया गया है। यहां से 14 सालों में 1872 टोटल। आगे सुने कि कमर जमान चौधरी साहब के दौर में 1872 में से 1085 कमर जमान चौधरी साहब के दौर में रिहा किए गए। 60-70% तो इनके दौर में ही सारे। सबसे ज्यादा जो प्ली बार्गेन रिलीज किए हैं अकॉर्डिंग टू डाटा जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, हमारा नहीं है, वहां से हमने लिया है। एक मुश्ताक रईसानी नहीं है, आप कह रहे हैं 1100 मुश्ताक रईसानी हैं। मतलब है उसमें 1800 में से लेकर 1900 तकरीबन 1872 पे अब आपकी प्ली बारगेन में से 1085 कमर जमान चौधरी के दौर में रिहा किए गए हैं, उस पे किए गए हैं ये। माजरत के साथ से हमें तो एक दो नामों का ही पता चलता है कि इन्होंने प्ली बार्गेन के साथ किया, तो आप बड़ी और दूसरा चीज हमारे वो रिसर्चर हमारी साइट पे वो बड़ा अच्छा काम करते, सदीक जान में बता रहे थे, जो ये प्रेस रिलीजेस में भेजते हैं ना 2-4 नाम के फलां को प्ली बार्गेन, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये पेश किया है पलंदा, उसमें 1082 नाम है। हमने इनकी पूरी प्रेस रिलीजेस निकलवाई है, जो झूठ बोला जा रहा है प्रेस रिलीजेस के नाम पे नैब झूठ बोल रहा है। नैब ने तो दर्जनों नहीं बनते, 50-60-70 लोग नहीं बनते, और 1086 इन्होंने वहां पे इन्होंने सेटल किए हैं, 1085 उनसे पैसे लेके 85 से। ये अदालत, ये वहां सुप्रीम कोर्ट का डाटा है, झूठ की हद देके प्रेस रिलीज में नहीं देते थे। सो जो आमिर कह रहे हैं इन पे बहुत बड़े सीरियस केसेस हैं, इन पे लैप्सेज हैं, इरेगुलरिटीज हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस मामले को अगर निपटा दे तो ज्यादा बेहतर होगा जुडिशल काउंसिल में जाने की। सही है, उम्मीदें तो ऐसी ही हैं आमिर साहब के सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसे करेगी, और कल का दिन भी बड़ा अहम है। अब क्लासेस अब कुछ बात करते हैं पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के हवाले से। आपके भी इल्म में ये बात, पुलिस कांस्टेबल दीन मोहम्मद का जो वाकया हुआ है, वो तो ये खुलेआम कहते, पंजाब हुकूमत तो कहते हम लोगों को नवाजने के लिए करते हैं, वो तो कहते हैं अपने को नवाजने के लिए करते हैं। ना पुलिस अफसरान की, उसमें एक हेड कांस्टेबल भी डाल लें, ये भी हीरो है, दीन मोहम्मद है। और जिस तरह वो इंडिया में वो इन्होंने भी वही हैंडल किया है, जिस तरह इंडिया में उस फौजी ने पूरी इंडियन फौज को एक्सपोज कर दिया ना, तो जो उसके साथ सलूक किया है पंजाब गवर्नमेंट ने भी दीन मोहम्मद के साथ वही सलूक किया। जरा बता दें। मैं बता देता हूँ, बड़ी मजे की बात है, जब वो उसकी इंडियन उसकी सोल्जर की वीडियो सामने आई ना, पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई कि हम ऐसे नहीं हैं। हमारे यहाँ तो जी बाकायदा हमारे फौजी हूँ, हमारे पुलिस वाले हूँ, इनको जितनी हमने फैसिलिटीज दे कर रखी हैं, जितना अच्छा ट्रीटमेंट हम करते हैं, और इंडियन को उन्होंने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सब कुछ उन्होंने बता दिया कि आप बड़े जालिम लोग हैं, रोटी भी नहीं देते अपने सिपाही को। अब क्या हुआ है, कोई मकाफात अमल भी होती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हर जगह एक जैसी होती है। ये बाबू जो ऊपर बैठे होते हैं ना, ये एक जैसे होते हैं, निचले मजलूम भी एक जैसे होते हैं, वो इंडियंस हूँ या आपके पाकिस्तानी हूँ, एक जैसे ही होते हैं। कहानी सामने आ गई है। दीन मोहम्मद के बारे में एक उन्होंने, अगेन सबको पता है कि बेचारे को 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। वो लड़ाई क्या चल रही थी कि ये पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया, एजुकेटर्स में, तो फिर वापस आ गया टेली सर्विस कहते हैं, जहां पे वायरलेस वगैरह, उसके तनख्वाह कौन देगा? टेली वालों ने कहा जी हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा जनाब हम नहीं देंगे। उस पे वो बेचारा जाके जो उसने वहां पे अपनी वीडियो रिलीज की है, बच्चे साथ थे, तनख्वाह नहीं मिली, घर भूखा, उनके बच्चों की उनके नाम काट के बला बला। उसके बाद एक नया तरीका वारदात इन्होंने आजकल इख्तियार किया है पुलिस ने, एक नई कहानी बेची जा रही। इस पे 1% की करप्शन की बात कोई नहीं कर सका अब तक पुलिस वाला। ये ज़हनी इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है जी। 10 साल से पागल है, ये सच्ची बात करें ना, वो पागल है, पागल है। वो आपको भी यही कहते होंगे। अब दीन मोहम्मद पागल हो गया जनाब। रीजन पागल क्यों हो गया कि उन्होंने कहा कुछ समझदार आदमी को 9 महीने तनख्वाह ना मिले, बच्चों के नाम कट जाए, वहाँ फाकियों, वो थोड़ा के यहाँ पे उसके आपके सामने फोन लेके आके उस पर वजीर आला पे बात करेगा, सेक्रेटरीज पे उन पे करेगा। बात यह है, जो मैंने थोड़ा सा इसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया है, ये काम अगर किसी में भी थोड़ा सा भी हार्ट होता पुलिस वाले किसी अफसर में, जो ये हार्टलेस लोग हैं मोस्टली, ये 4-5 को छोड़ के, अगेन मुझे इन लोगों से टक्के की उम्मीद नहीं रहेगी। ये पहले डीएमजी से नहीं थे, उनको जकूटा जिन कहते थे। इन पुलिस वालों के लिए कोई मैं टर्म कहीं से ढूंढता हूं कहीं पे, ये जकूटा जिन थे, डीएमजी वाले इनके ढूंढते हैं कोई। किसी एक में भी नहीं थी कि एक बंदा आया है, उसने बात की है। अब वहां पे आपको पता है उनको आरपीओ ने कैसे, ये तमाम जिनको इनको टॉर्चर करवाया गया है, ये मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, मेरी भावलपुर में बात हुई है कुछ लोगों से, उससे कंसर्न से। आरपीओ साहब ने, इदरीस साहब गए, इनसे पहले वहां पे थे, आपको याद होगा एहसान सादिक,
वो बेहतर अफसर थे, अभी एहसान सादिक, अगेन वेरी ह्यूमनिस्ट मैन, अच्छा पुलिस ऑफिसर, वो हटे, उनकी जगह कोई वहां पे इदरीस साहब गए। इदरीस साहब ने कहा कि इनको जरूरत कैसे हुई है एक सिपाही को, सुखेरा साहब ने ऊपर से कहा होगा ना, उनको पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब ने हो सकता है कहा हो, जो ऊपर से आई होगी ना कि हाउ डेयर ही से दैट। सर इतनी अगर इन लोगों में थोड़ी सी भी कोई केयर होती, मैं बाकी मैं ख्वाजा आसफ वाले अल्फाज तो नहीं दोहराता, समझ जाएं, थोड़ी सी भी इन लोगों में होती, आप उसको बुलाएं। आप तो फैमिली एल्डर होते हैं, आईजी क्या होते हैं, खानदान का एक पूरे खानदान का सरबराह होते हैं, आरपीओ क्या होते हैं, सरबराह होते हैं जिले की पुलिस का। आप उसको बुला लें कि बेटा बैठे, आपको क्या मसले हैं, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, कितनी देर लगनी थी, आपकी जितनी मेहनत आरपीओ ने, उसने, उसका नाम इदरीस मुझे बताया गया है, उस इदरीस ने जितनी मेहनत इस पे टॉर्चर कराने में, इसको थाने में, इसको गिरफ्तार करवाने में, जेल भिजवाने में किया, अगर थोड़ी सी केयर वो बंदा इसको बुला के, इसका मसला सुन के, इसको चाय पिला के, और मुझे किसी एक बंदे ने वहां पे बताया पुलिस में से बावलपुर की, उन्होंने कहा जब हमारे पास कैश के लिए बड़ी यहाँ पे ना प्रोविजंस होती हैं, तनख्वाह ना भी मिल रही हो ना, वो डीपीओ जो हो, आरपीओ जो हो, इनको कैश भी दे सकता है, आप उसको बुलाएं, उसको थोड़ा सा कैश दे दें, उसके बीवी बच्चों को पैसे भिजवा दें, उसको जरा समझा दें, अगर ये टेररिस्ट था, अगर इसका दिमाग खराब था, तो उसके हाथ में तो क्लाशनकोफ है, कुछ भी कर सकता है भाई। वो तो अगर खुदा ना खास्ता वो तो बहुत बड़ा, हॉस्पिटल भेज देना, जेल क्यों भेजा? अच्छा उसमें जेल भेजा। अच्छा अगली बात जो असल चीज मेरे ख्याल दाद देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए को, बेशक जो वहां पे उन्होंने यजदानी साहब जो जज साहब हैं, ये वो तवक्कुआत हैं अल्टीमेटली जो हम इनसे जुडिशरी एक्सपेक्ट करते हैं। इस पुलिस की मतलब जालिम गर्दी, जो लोग अपने का नहीं सोचते, इसी आईजी मुश्ताक सुखेरा ने जुल्म देखें, अपने लिए 4 लाख रुपया इसने, सर ये अपनी तनख्वाह बढ़वाई है 4 लाख रुपया, अपने लिए इसने उम्र भर की मरात ली है, और वो पुलिस का एक इनका जो बंदा था कि जो आया, मान लेते हैं दिमाग खराब था जी, मान लेते हैं जो बुरा आदमी था, आप उसके फैमिली के सरबराह के तौर पर, पुलिस अफसर के तौर पर अपनी तनख्वाह 4 लाख रुपए सुखेरे ने भरवा ली, अपने लिए मरात आपने करा ली, आप इतना नहीं चेक किया कि इसको 7 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। वो ये कहते हैं अगर हमारा कसूर नहीं है, पुलिस वाले कुछ कहते हैं, मेरी बात हुई, कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, एजुकेशन वाला मसला। भाई जिसका भी मसला है, वो 7 महीने से जिस बंदे को तनख्वाह नहीं मिली, और ये ड्रामा बंद करें कि इसका दिमाग खराब था, इसका खुदा ना खास्ता दिमाग खराब होता तो ये किसी का नुकसान करता ना। वो अगर बीमार था बेचारा, उसको हॉस्पिटल भेजते, जेल में उसको भेजने की फिर क्या जरूरत है? हाँ मेरे एक चीज देखें, इस मुआशरे की सेंसिटिविटी देखें कि एक भी आवाज आपको कहीं से पुलिस के डिपार्टमेंट से नजर नहीं। 36 डीपीओ बैठे हैं, ये कहर बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनको देखें, इनसे ज्यादा खौफनाक लगता नहीं शक्लें इनके देखें, इनका टेरर देखें, इनके वहां पे डीलिंग देखें, एक भी डीपीओ में इतनी नहीं थी कि इसके लिए खड़ा होता। एक पुलिस ऑफिसर मुझे अब तक नजर नहीं आया जिसने ये कहा हो, अपना कोई पॉइंट ऑफ नोट रजिस्टर्ड किया हो कि हमारी फोर्स के बंदे के साथ आपने ये हशर किया है, उस पर तशद्दुद कराया, आपने उसको जेल किया है, उसको आपने थाने किया है, उस पर कपड़े उतारे, उसके उतारे तस्वीरें, और अल्टीमेटली जो बात इसने की है ना माजरत के साथ, ये क्योंकि पुलिस वर्दी में था इसलिए कहा इसका दिमाग खराब है। अगर दिमाग खराबी का आपका ये क्राइटेरिया है ना, तो फिर हम सबके दिमाग खराब है। रीजन ये गुफ्तगू सारी हम सारा दिन यहाँ करते रहते हैं, जो उसने एक्सपोज की है, ये सारी गुफ्तगू एंकर्स भी करते हैं, सहाफी भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, टीवी चैनल्स पे, शायद उनका यही ख्याल होगा। ठीक है जी। तो फिर हम सबका दिमाग खराब है। एक वहां पे आरपीओ साहब जो है ना, इदरीस साहब, एक पर्चा हम सब पे करवा दें जनाब, इन तमाम एंकर्स के, इन सियासतदानों के, इन यहाँ पे बैठे हुए ये जो आपके सहाफी हैं, सबके दिमाग खराब हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही गुफ्तगू हम करते हैं। लगता है किस दिन उन्हें पर्चा करा देना है। मैं वैसे भुगता हुआ हूँ पर्चे के। वो एक और कहानी है, एक मीरपुर आपके आजाद कश्मीर में एक फैमिली को इसी तरह पुलिस वाले उठा के ले गए थे जहां से गुजर खां से। मैंने उस स्कैंडल को ब्रेक किया था तो डीएसपी ने मेरे ऊपर ही पर्चा दे दिया था, भुगते हुए हमने सारे काम। ये दाजिल में नहीं हमारे ऊपर उसने करवाया था। हाँ, उसको डीपीओ को देख ले, मतलब जिसने 1400 बंदे को दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए। मैं सिंपल पुलिस वालों को इतना कहना चाहता हूँ, आपकी इन हरकतों की वजह से आपकी इज्जत रिस्पेक्ट यहाँ कम होती जा रही है। लोग आपको अच्छा नहीं समझते, लोग आपको अपना मुहाफिज नहीं समझते, क्योंकि आप हमें तो छोड़ देना, जो सलूक आपने अपने पेटी भाई के साथ, चलो मैं मान लेता हूं भी वो पागल है, हमारी तरफ उसका दिमाग खराब है, उसके बीवी बच्चे, आप में से किसी ने कोशिश की कि उसके घर जाके 10,000 20,000 कोई 50,000 रुपए भिजवा देंगे इसके बच्चों के नाम पे? इसमें कहा साहब दो बशरफ कोई फिर क्या करें, वो उसी की तारीफ करनी पड़ जाती कि 2002 में उसने सेफ्टी कमीशन बनाए हुए थे कि कुछ ना कोई चेक था इन पे कि इनको कोई रोकने टोकने वाले था, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इन पे डिप्टी कमिश्नर बिठाना जरूरी है जो इनकी ACR लिखे, ये लाख अब पिटते रहे पुलिस वाले, इनके दिल में मेरी हद तक तो कोई हमदर्दी नहीं रहेगी। माजी में मैं समझता था कि शायद डिप्टी कमिश्नर बैठेगा इन पे ज्यादती करेगा, वो डिप्टी कमिश्नर कुछ भी हो, हल्का सा इन पे डर था, खौफ था,
अब आरपीओ साहब ने बैठा है, बिल्कुल, आप अपने बंदे बिल्कुल पे ठीक बात तशद्दुद कर रहे हैं, करवाया है, क्लासा जेल साहब में की जो डलवाया है। कुछ भी हो रहा है। और जज साहब के हमें उनकी जजदानी साहब के शुक्रगुजार हैं कि चलें, उन्हें तनख्वाह का भी ऑर्डर करवाया, बंदा भी रिहा करवाया, और सुना है प्रोसिक्यूटर जो है ना जिसने वहां पे किया उस पे दबा, उसको धमकियां दे रही है पुलिस के, तुमने इसको जेल क्यों नहीं करवाई, इसकी जमानत कैसे होने दी, उसको धमकी दे रही है पुलिस कि तुमने इसकी जमानत कैसे होने दी है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हिज़ानी साहब का जो फैसला है वो एप्रिसिएशन के काबिल है। दूसरी बात ये है कि पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।